बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, मज़ेदार और खूबसूरत बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना, अपनाना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो आज के पहले टॉपिक के हवाले से आपको बताएं कि आज का जो हमारा पहला टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम जल्दबाजी को डिस्कस करेंगे। क्यों हमारी यूथ जल्दबाज है, हम खुद ये जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में मुब्तला हैं, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और क्या ये एक अच्छी आदत है या कहीं ना कहीं हम इसकी वजह से नुकसानात फ़ेस करते हैं। अगर ऐसा है कि हम नुकसानात फ़ेस करते हैं या जल्दबाजी हमें जो है वो किसी मुश्किल में डाल देती है, किसी ऐसी मुश्किल में डाल देती है कि जिससे निकलने के लिए हमें बहुत टाइम लगता हो, तो इसको आज हम ना सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, हम अपनी आदत को कैसे चेंज कर सकते हैं और ये जल्दबाजी हमारी कारकर्दगी को कैसे मुतासिर करती है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। ना सिर्फ हमारी कारकर्दगी बल्कि कहीं ना कहीं ये फ़ैसला साजी में भी नुकसान का सबब बनती है या फिर रुकावट आती है एक तरह से। जिस तरह हम कह देते हैं कि बस मैंने जल्दबाजी में ये फ़ैसला कर लिया, लेकिन इसके नुकसानात अब आने वाले वक्तों में मुझे देखने होंगे या फेस करने होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जल्दबाजी से जो रिलेट करती हैं, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे और फिर उन बच्चों के हवाले से बात होगी, उन नौजवानों के हवाले से बात होगी, उन बुज़ुर्गों के हवाले से बात होगी कि जो जल्दबाज होते हैं, आदतन जल्दबाज होना क्या है, किस तरह से हम जो है वो इस आदत को चेंज कर सकते हैं, इसके लिए तरबियत की कितनी ज़रूरत है या फिर हमने कौन कौन सी प्रैक्टिसेस अपनी डेली रूटीन में शामिल करनी है ताकि हम जल्दबाजी से निकल सकें। और यही जल्दबाजी ना सिर्फ हमें जो है वो मामलात में दिखाई देती है बल्कि हमारी सोच में भी हम देखते हैं कि हम हर चीज़ जल्दी ग्रैब करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो बस हमने सोच लिया अब वो पूरा हो जाए। चाहे वो किसी बीमारी से निपटने के लिए हमें कोई ट्रीटमेंट चाहिए, जब भी हम जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दबाज नज़र आते हैं, या फिर अगर हमें कोई मसला है, हमें कोई कंसल्टेशन चाहिए, तो हम कहते हैं कि बस सिर्फ़ और सिर्फ जल्दी से हमारी बात सुन ली जाए और उस बात पर अमल कर लिया जाए। या फिर हम ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके लिए हम सब्र नहीं कर रहे होते। खुराक का मामला भी ऐसा है कि हम कहते हैं तेज़ी से खाना बन जाए और हम उसको फटाफट खा लें, फटाफट वो हज़म हो जाए और खाना खा लें। बहुत सारे मामलात हैं जिनमें हम जल्दबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। इसके हवाले से हम ज़रूर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे, जबकि आपको आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से बताएं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी को डिस्कस करेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को डिस्कस करेंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या अहमियत है और इसमें खुराक का स्पेशली क्या किरदार है, उसको जो है हाईलाइट किया जाएगा। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना क्यों ज़रूरी है, इस पर भी एम्फेसिस करेंगे और इसके हवाले से हम क्या सीख सकते हैं, क्या ट्रेनिंग ले सकते हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस अपनी डेली लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं, इस पर भी बात होगी। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, लाइव कॉल करें, पार्टिसिपेट करें और हमें बताएं कि सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी आप किस तरह से अपनाते हैं और अगर आप जल्दबाज हैं तो कौन कौन से नुकसान फेस करते हैं। हमेशा की तरह आगाज़ में मौसम की सूरत हाल शामिल करेंगे और जानेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 32, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 26, मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 23, मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 19, मिनिमम 7 डिग्री सेंटीग्रेड।
बात करेंगे मुजफ्फराबाद की। मैक्सिमम टेम्परेचर 28, मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी और अब हम बढ़ेंगे आज के पहले टॉपिक की जानिब, जिसमें हम ये जानेंगे कि फ़ैसला साजी किस तरह से मुतासर होती है जब हम जल्दबाजी करते हैं। और ना सिर्फ फ़ैसला साजी करने की जो एक सलाहियत है वो मुतासर होती है, बल्कि इसके साथ साथ एक इंसान की अपनी एफिशिएंसी, कारकर्दगी भी मुतासर होती है अगर वो जल्दबाजी से काम लेता है। इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करिए हुमा आतिफ, माहिर कानून है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है हुमा? ठीक है। हुमा के साथ आज की जो दूसरी मेहमान है उनको भी वेलकम करते हैं। आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं। डॉक्टर सादिया रियाज हमारे साथ मौजूद है, रेमेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब के साथ आज की जो तीसरी मेहमान है न्यूट्रिशनिस्ट हैं फातिमा खान, उनको भी वेलकम करते हैं। कैसी हैं फातिमा? अल्हम्दुलिल्लाह। आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबसे जी जो है वो बात होगी, हम जल्दबाजी में क्यों मुब्तला होते हैं, क्यों इतनी जल्दबाज होती जा रही है हमारी कौम। हुमा, सबसे पहले तो आप बताएं ये जल्दबाजी बेसिकली है क्या? देखें, बेसिकली जैसे अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि इंसान की सरिश्त में जल्दबाजी है, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला ने उसको नापसंद भी करार दी है। तो अगर मैं बात करूँ सूरह बनी इसराइल की आयत 11 है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान बुराई की दुआएं करना शुरू करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा वो भलाई की दुआएं करता है। बेशक इंसान बड़ा जल्दबाज है। इसके बेसिक ये था कि जब इंसान मुसलमान जो थे ना, कुफ़ार के जो मज़ालिम थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, तो अल्लाह ताला से दुआएं करना शुरू कर देते थे कि या अल्लाह इन्हें नीस तो नाबूद कर दे, इन्हें बर्बाद कर दे, इन पे अजाब आ जाए। तो वो इंसान की जो जल्दबाजी की नेचर थी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेसिकली इंसान को पता ही नहीं है कि हो सकता है कि ये जिनके लिए अजाब की दुआएं मांग रहे हैं, कल को आगे जाके यही लोग मुसलमान हो जाएं और यही लोग जो है दीन के लिए काम करें। तो इंसान को नहीं पता। अब जिस तरह हम दुआ मांगते हैं, दुआ में हमने दुआ मांगी और फ़ौरन उसकी कबूलियत के लिए हम कहते हैं कि दुआ मांगे तो अभी कबूल हो जाए, ऐसे ही। तो दुआ आपको पता है कभी रद्द नहीं होती। बेशक ऐसे ही। तो वो कुछ दुआएं जो है वो फौरन कबूल हो जाती हैं, कुछ के बदले में अल्लाह ताला हमें अल्टरनेट कोई बहुत अच्छी चीज़ दे देते हैं। बेशक ऐसे ही। और कुछ ऐसा होता है कि वो जो आखिरत के लिए रख दी जाती हैं, तो जो आखिरत के लिए रख दी जाती हैं, आपको पता है जाहिर बात है उसका रिटर्न जो है, उसका बेनिफिट, उसका जो हमें रिवॉर्ड है वो आखिरत में मिलेगा। बेशक। अगर इंसान को ये पता चल जाए ना कि आखिरत की जो वो दुआएं हैं जो हमारे नामा अमाल में शामिल कर दी गई हैं और उसका फल और समर क्या है, तो शायद वो ये कहे कि मुझे ये चाहत है कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ ही ना कबूल होती। बड़ी खूबसूरत बात से आपने आगाज़ किया है। डॉक्टर सादिया, आप क्या ऐड करना चाहेंगी, क्यों हम जल्दबाजी में मुब्तला होते हैं और हर जगह हर मामले में हम देखते हैं कि हम कहते हैं बस जल्दी से हमने जो सोच लिया वो हो जाए? आई थिंक इसमें हमारी मेन चीज़ तो ये आ जाती है कि हम हकीकत पसंदी से दूर होते जा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पेशेंट्स की बात भी करूं, तो पेशेंट्स को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी होती है कि अगर मर्ज़ है उसके इलाज में कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे हमारे केस में हड्डियों जोड़ों में हमारे इलाज में एक्सरसाइजेज शामिल होती हैं, खुराक का हम बताते हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है, वो जैसे ही एंटर होता है वो समझता है कि जी अभी दवाई खाएंगे और कल सुबह तक हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये चीज़ रियलिटी से बड़ी दूर चली जाती है कि देखिए मर्ज़ है, तशखीस होगी, दवाई स्टार्ट होगी, फिर उसका इलाज स्टार्ट होगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो ये चीज़ समझना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ये समझ कैसे सकते हैं और इसके लिए हमने अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस शामिल करनी है, ये हम फातिमा से जानते हैं। फातिमा, हम तो खुराक के मामले में बहुत जल्दबाज दिखाई देते हैं, जो खाना सामने पड़ा है बस तेज़ी से खा लो, ये ना हो कि कोई और आए और इस पर हमला कर दे। सब्र का तकाजा है एंड बिल्कुल हर चीज़ इंसान ज़िंदगी में कहता है कि बस अभी हो जाए और मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। खाने के मामले में भी वज़न कम करना, वज़न बढ़ाना, कुछ भी करना, इंसान कहता है बस मैं पलक झपकूँ और वो चीज़ हो जाए। तो सब्र का तकाजा है। तो क्यों हम जो है वो क्या ऐसी खुराक इस्तेमाल करें कि हमारे जहन में ऐसी सोचें पैदा हो रही हैं कि बस जल्दबाजी में हो जाए सब कुछ, हमने जो सोच लिया अब वो हो जाए, उसके लिए एफर्ट ना करना पड़े, हमें थोड़ी बहुत भी मेहनत ना करनी पड़े, सब कुछ रेडीमेड मिल जाए? ना, वक्त बहुत तेज़ हो गया है। दरअसल हर चीज़ एक क्लिक पे होती है, तो इंसान कहता है चाहे ये चीज़ें भी शायद एक क्लिक पे हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा वक्त लेती हैं। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वक्त लेती हैं और उसमें इंसान को सब्र करना पड़ता है, बर्दाश्त करनी पड़ती है। और जो लोग
सब्र नहीं करते, बर्दाश्त नहीं रखते, उनके लिए किस तरह से उनके मामलात नुकसान का सबब बनते हैं या वो कौन कौन से नुकसानात फेस करते हैं, इस पर हम जो है वो इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे कि क्यों जल्दबाजी नुकसान का सबब बनती है, एक इंसान की कारकर्दगी पर कैसे जो है वो असरअंदाज होती है। तो हुमा, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमने ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से कबल वो जो आपने बात का आगाज़ किया बड़ा खूबसूरत किया कि इंसान फितरतन जल्दबाज है, लेकिन इस आदत को वो चेंज भी तो कर सकता है, ज़रा अपने मामलात में ठहराव भी तो ला सकता है। देखिए, अल्लाह ताला ने भी हमें 2 रास्ते बता दिए ना कि आप भलाई करने में, नेकी करने में जल्दी करें। जिस तरह नमाज है, अजान हो गई है तो अजान हो गई तो आपको नमाज पढ़ने में जल्दी करनी है, लेकिन जब नमाज पढ़नी है तो उसको पढ़ने में नहीं जल्दी करनी, उसको इत्मीनान से, सब्र से, ठहर ठहर के, तो वो आपने अपनी प्रॉपर अदायगी के साथ जो है वो नमाज अदा करनी है। आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में जल्दबाजी इतनी ज़्यादा आ गई है कि जल्दबाजी से खुशी कम हो जाती है। आप देखें, आप जल्दी में है ना तो आप दुनिया के महंगे तरीन रेस्टोरेंट में भी बैठे होंगे, महंगी तरीन कॉफ़ी पी रहे हैं, आप जल्दी में आपको उसका मज़ा नहीं आएगा, ज़बान ही जलाएगी वो कॉफ़ी, आपको मज़ा नहीं देगी। बिल्कुल ऐसे खुशी ज़िंदगी से कम हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में अगर खुशी और इत्मीनान चाहिए तो ये जल्दबाजी हमें अपनी ज़िंदगी से कम करनी है, बेसब्री को निकालना है। हमें ये हम समझते हैं कि हमने 2-4 किताबें पढ़ ली तो हम स्कॉलर बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। जहद मुसलसल है, आहिस्ता आहिस्ता आपने किसी पॉइंट पे पहुंचना है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो जानेंगे कि जल्दबाजी, जैसे कि अभी हमारे तीनों मेहमान कह रहे हैं कि ना सिर्फ हमारी कारकर्दगी को मुतासर करती है बल्कि हमारे से खुशी भी छीन लेती है, और नुकसानात भी डिस्कस होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें हम जल्दबाजी को डिस्कस कर रहे हैं कि जल्दबाजी किस तरह से हमारी फ़ैसला साजी को मुतासिर करती है, और ना सिर्फ फ़ैसला साजी को बल्कि कारकर्दगी को भी मुतासिर करती है। और ब्रेक पे जाने से कबल हुमा ने बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी कि इंसान अपनी हकीकी खुशी भी हासिल नहीं कर सकता, वो इंजॉयमेंट का फैक्टर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत कम रह जाता है अगर वो जल्दबाज होता है। तो डॉक्टर सादिया से अब बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनके प्रोफेशन के हवाले से कि आपके प्रोफेशन में भी जल्दबाजी आपको बहुत देखने में मिलती होगी कि जब पेशेंट डिमांड करता है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, अब मुझे जल्दी से कोई ऐसा जादू कर दे, कोई ऐसा ट्रीटमेंट कर दे कि मैं फ़ौरन से ठीक हो जाऊँ। इसके लिए कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ें भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर लेते हैं जो अल्टीमेटली नुकसान का सबब बनती हैं। बिल्कुल अम्मा, आपने बिल्कुल सही बात की है, और मैं यहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव से बात करूँगी, डॉक्टर्स के हवाले से भी और पेशेंट्स के हवाले से भी। बाज़ दफ़ा होता है कि डॉक्टर भी शायद कुछ जल्दबाजी में इस तरह से होते हैं कि अच्छा जल्दी पेशेंट देखना है, जल्दी हमने उसको कंसल्ट करना है, तो पेशेंट की जो बीमारी की जो जड़ है, जो उसकी तय है, उस तक पहुंचने की कोशिश शायद वो नहीं करती हैं, और उसके सिम्टम्स को और पेन किलर्स और मुख्तलिफ चीज़ों से बेहतर करने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जहन में रखना पड़ता है एज अ डॉक्टर कि समटाइम्स हमें एक पेशेंट को डायग्नोस करने में, उसकी तशख़ीस करने में थोड़ा सा सब्र और हिम्मत से जो है ना वो काम लेना पड़ता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, बाज़ लोगों के केसेस पेचीदा होते हैं, तो उसके लिए भी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बाद में जाके आगे जाके पेशेंट के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है और आपकी प्रोफेशनल जजमेंट में के लिए भी मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। बिल्कुल। जहाँ तक मैं पेशेंट्स की बात करूँगी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो आते ही इसी सोच के साथ हैं कि जी आज डॉक्टर पे जा रहे हैं, आज हम अपना इलाज करेंगे तो कल आज ही ठीक होके आएंगे, बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। देखिए, जहाँ पे मैं मिसाल दूं कि हड्डियों और जोड़ों की बीमारियों से जैसे मैं डील करती हूँ, तो ये बीमारियाँ जो होती हैं ये क्रॉनिक बीमारियाँ होती हैं, जिसका मतलब ये है कि लंबे अरसे तक चलने वाले जो हैं ये मर्ज़ होते हैं, जैसे कि शुगर, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे और मर्ज़ होते हैं। तो पेशेंट की हमारे यहाँ पे वही बात आ जाती है कि अवेयरनेस नहीं है, उनका इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, वही समझते हैं कि जी दवाई से फ़ौरन हल हो जाएगा। मिसाल मैं यहाँ देना चाहूँगी, हमारी जो बहुत कॉमन देखी जाने वाली बीमारी है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया पाकिस्तान में कहा जाता है, ये जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों के अंदर सोजिश और वरम पैदा कर देती है, जो कि काफ़ी तकलीफ़देह कंडीशन होती है। पेशेंट के लिए उठना बैठना काफ़ी जो है प्रॉब्लम हो जाती है, और अगेन इस बीमारी का जो इलाज है वो लंबे अरसे तक चलता है। मैंने
पाकिस्तान में ये देखें कि 1 महीने के बाद जो है पेशेंट दवाई खा के आएगा या छोड़ देगा दवाई और फिर बीमारी बढ़ जाएगी, उसको ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होती है कि दवाई जो है ये मैंने लंबे अरसे तक खानी है। और जहाँ तक आपने दूसरी बात की कि क्विक हल या फटाफट ठीक होने के चक्रों में, बिल्कुल मैंने देखा है कि पेशेंट्स अपना केस ख़राब कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं कि कुछ हकीम, हर्बल्स, कुछ स्पिरिचुअल, कुछ और डायरेक्शंस वो अपनी चेंज कर लेते हैं और जब तक उनका मर्ज ख़राब हो जाता है फिर वो डॉक्टर के पास वापस आते हैं, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी बिल्कुल, होती है। जिस तरह से आपने पहले भी मेंशन किया कि 1 महीने दवा के इस्तेमाल के बाद अगर वो फ़र्क महसूस नहीं कर रहे तो वो फ़ौरन ब्लेम करते हैं कि डॉक्टर ठीक नहीं है, इसने मेरे मर्ज की तशख़ीस सही नहीं की, अब मैं डॉक्टर चेंज करके देखता हूँ, मैं किसी और के पास जाता हूँ। ये भी तो जल्दबाजी की कैफियत है ऐसी। और इसका एक टर्म है जी हुमा, इसको कहते हैं डॉक्टर शॉपिंग, क्योंकि वो एक डॉक्टर से अगर 1 महीने में ठीक नहीं हुआ तो अपना डॉक्टर चेंज करेंगे, फिर कुछ और डॉक्टर के पास जाएंगे, पूरे शहर के डॉक्टर्स के पास जाएंगे। इसमें होता ये कि जो डॉक्टर आपको प्राइमरी देख रहा है, जिसने आपको दवाई दी है, आप उसी के पास जाएं और उसको फीडबैक दें कि दवाइयों से इतना बेहतर हुआ या नहीं बेहतर हुआ। फिर वो डॉक्टर जो है वो उसको आगे सोचेगा। तो अगेन वही बात है कि जल्दबाजी ना डॉक्टर के एंड से होनी चाहिए और ना पेशेंट के एंड से होनी चाहिए। थोड़ा तहम्मुल से काम दोनों को जो है वो टाइम से काम लेना चाहिए। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होती हैं, बहुत सारी ऐसे मर्ज, बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट जो कि टाइम लेती हैं, उनके लिए हमने सब्र कहाँ से लाना है, इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। डॉक्टर सादिया, आपकी बात से मेरे जहन में आता है कि बाज़ औक़ात हम खुद भी ऐसी जो है वो मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं जिन पे इंस्टेंट का वर्ड लिखा होता है, इंस्टेंट पेन रिलीफ जेल है, हमारे पास टैबलेट्स हैं, हम वो इनटेक बहुत बढ़ा देते हैं, तो क्या ये भी नुकसान का सबब है? बिल्कुल मम्मा, मैं ये कहूँगी कि ख़ुद से भी कोई दवाई लेना जो है वो एक ख़तरनाक अमल है। प्लीज़ आप इससे गुरेज करें। मैंने अक्सर देखा है कि अपने फ्रेंड से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछ के या केमिस्ट पे जाके जी कोई दवाई बता दें अच्छी सी। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल दूं कि जोड़ों का दर्द हो रहा है, यूरिक एसिड का मसला हो रहा है, अमूमी तौर पे ये होता है कि लोग खुद से टेस्ट करवाते हैं, खुद से जाके दवाई भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और मेरे पास बहुत से पेशेंट ऐसे पहुँचे भी जिनका इन दवाइयों की वजह से साइड इफ़ेक्ट हुआ, उनके गुर्दे या जिगर के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हुआ। तो प्लीज़ मैं लोगों को मना करूँगी कि ये प्रैक्टिस प्लीज़ अब ख़त्म कर दें। अब तो 2020 भी ख़त्म होने वाला है, हम एक नए दौर की तरफ जा रहे हैं। प्लीज़ अपने नॉलेज को, अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म रखें कि ये मसला आ रहा है, ये दवाई हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, और उन पर यकीन करना भी बहुत ज़रूरी है। फातिमा, हम ये देखते हैं जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया कि खुराक के मामले में भी हम बहुत जल्दबाज हैं, जल्दी से बन जाए, जल्दी से खा लें, अब ये डाइजेस्ट होता है या नहीं। इसी तरह अब वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा और ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी जाके जल्दबाजी दिखाई देती है कि अब जल्दी से वेट लॉस करना है। तो आप कैसे डील करती हैं ऐसे लोगों को? मेरे पास जब पेशेंट आता है ना, तो ये मेरी क्लासिक लाइन है, वो मुझे कहते हैं कि मेरे पास 1 महीना है, मैंने 10 kg कम करने हैं। सही। तो मैं कहती हूँ आपने 1 महीने में 10 kg बढ़ाए थे, तो अगर आपने 1 महीने में बढ़ाए थे तो मैं आपके 1 महीने में कम कर देती हूँ। लेकिन अगर आपने ओवर एन ईयर या ओवर 2 years ये 10 kg बढ़ाए तो आपको इतना टाइम तो लगेगा इसको कम करने में, ये 1 महीने में कम नहीं हो सकते। एंड जैसे इन्होंने बोला ना कि पेशेंट की जल्दबाजी से डॉक्टर भी प्रेशराइज हो जाता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बिल्कुल, ऑब्वियसली, बिकॉज जब पेशेंट बोलेगा कि मैंने करना है तो सम डॉक्टर्स आर इजीली वो इन्फ्लुएंस जाते हैं कि उनको अपने पेशेंट को कोई इजी क्विक सॉल्यूशंस देने होते हैं, ताकि हाँ अब किसी ने अगर मुझे कह रहा है कि मैंने शादी पे जाना है 1 महीने बाद अपने भाई की और मुझे ये वेट लूज़ करना है, तो ऑब्वियसली मुझे फिर अपने पेशेंट को उस तरह से डील करना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो लाइफ इतनी रश में चल रही है, इतनी जल्दबाजी में चल रही है, इसकी वजह से जो आपने ईटिंग हैबिट्स की बात की ना, कि हम लोग क्विक इजी ऑप्शंस, क्विक इजीली अवेलेबल फूड्स बिल्कुल जल्दी से हमारे पास अवेलेबल हो जाए, जल्दी से बन जाए, जल्दी से हम खा लें, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बिल्कुल, ये चीज़ें जो प्री कुक्ड या प्रिपेयर्ड होती हैं या हाफ कुक्ड होती हैं, रेडी टू ईट होती हैं, ये बहुत अनहेल्दी होती हैं। और इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, वो फिर एक टोटली डिफरेंट स्टोरी है, जिसके फिर आगे से आपको और 10,000 बीमारियां, शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, वो इन्हीं खानों की वजह से। बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम जो है वो बचाने के लिए हम ये नहीं देखते कि हम कितनी मुसीबत खुद से ख़रीद रहे हैं और अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें। फातिमा, एक और मसला जहाँ वेट लॉस करने की बात आ रही है, वहीं वेट गेनिंग में भी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं यही इशू आता है कि जल्दी से मैं जो है अपनी फ़िज़ीक बना लूँ, इसके लिए सप्लीमेंट्स दे दें, इसके लिए मुझे कोई ना कोई ऐसी दवाई दे दें, कोई पाउडर दे दें, हालांकि वो कितना नुकसानदेह है उसको हम नहीं देख रहे कि वो स्टेरॉइड बेस्ड है, हमारा क्या होगा आने वाले वक्त में, हम अपनी बॉडी के साथ किस तरह से जो है वो डील करेंगे, हम इन चीज़ों को महसूस नहीं करते। बिल्कुल, एक तो जैसे सेल्फ मेडिकेशन है ना, इस तरह आजकल हर कोई अपना डॉक्टर बना है, तो
लोगों को होता है कि अगर मैंने आज जिम शुरू किया है तो 3 मंथ्स डाउन द लाइन 3 महीने बाद मेरा 6 पैक होना चाहिए, या 3 महीने बाद जो मेरी आइडियल बॉडी है वो मेरी बॉडी बन जानी चाहिए। सही। और उसके लिए फिर इधर से पूछ लिया, अच्छा उसने ये खाया था, उसने ये खाया था, उसने ये खाया था, वो ऐसे हो गया। आपको किसी की असल स्टोरी नहीं पता कि उसने क्यों किया, और हर किसी के जेनेटिक्स डिफरेंट होते हैं। सही। शायद मैं आपके मुनास्बत बहुत जल्दी दुबली हो जाऊँ क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म आपके मेटाबॉलिज्म से फ़र्क है। ऐसे ही है। तो इस वजह से, और ये है ना कि हम जब स्टेरॉइड्स लेते हैं या हम सप्लीमेंट्स लेते हैं या हम शेक्स लेते हैं, अब वेट गेन का जो प्रोसेस है ना वो वेट लॉस से ज़्यादा मुश्किल है। जो लोग वेट गेन नहीं कर पाते उनके लिए वेट गेन करना उतना ही मुश्किल है जितना किसी के लिए वेट लूज़ करना है, शायद उससे ज़्यादा। और उसके लिए भी बहुत पेशेंट होना होता है। और एक और चीज़, हम इंसान जो है ना, हम लोग हर चीज़ को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं। तो असल में वो चीज़ इतनी होती नहीं है जितना हम लोग उसको समझ बैठते हैं कि नहीं ये तो है इतना, और अपने आप से ही एक तरह से अपने आप को झूठी तसल्लियाँ देते हैं कि हम तो कर रहे हैं, हम तो खा ही नहीं रहे। फातिमा, ये जो कॉन्सेप्ट है क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं कि बस अगर वेट गेन करना है तो खाते रहो, दिन रात 24 घंटे खाओगे तो वेट गेन हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल भी ये नहीं है। कोई भी वेट लूज़ या गेन करने के लिए आपको कैलोरीज का डेफिसिट या सरप्लस बनाना होता है। या तो आपको अपनी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा, और अगर आप ज़रूरत से कम खाएंगे तो आपका वज़न गिरेगा। लेकिन ये भी है ना कि अब जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं अपने पेशेंट को, मैं कभी भी एडवाइस नहीं करती कि वो 1 हफ्ते में 1 kg से ज़्यादा वज़न गिराए, ठीक है, कोई भी पेशेंट, ठीक, क्योंकि वो आपके जिस्म के बाकी अज़ा के लिए भी नुकसानदेह होता है। डेफिनेटली। इसी तरह आप 1 kg से ज़्यादा 1 हफ्ते में बढ़ा भी नहीं सकते। वो अनरियलिस्टिक सा एक गोल है, और हम इतने अनरियलिस्टिक गोल्स बना देते हैं कि एक तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि हमारा गोल ही इतना अनरियलिस्टिक होता है, और फिर हम उस डॉक्टर को कोसते हैं। बिल्कुल ऐसे ये ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं कि शायद डॉक्टर नहीं समझा या इसने मुझे अच्छा डाइट प्लान सजेस्ट नहीं किया। मजीद भी इस डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक के जाने पर हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, हुमा से गुफ्तगू का आगाज करें। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जल्दबाजी हमारी फैसला साजी को कैसे मुतासर करती है ये हम डिस्कस कर रहे हैं आज। और ना सिर्फ फैसला साजी को मुतासर करती है बल्कि कहीं ना कहीं हमारी कारकर्दगी पर भी एक असर जो है वो छोड़ जाती है। कहीं ना कहीं हमारी कारकर्दगी भी मुतासर हो रही होती है अगर हम अपने फैसले, अगर हम अपने काम, अपनी सोच जल्दी में जो है वो लेकर चलें और जल्दबाजी में मुब्तला हो जाएं। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। खुराक के मामले में भी हम जल्दबाजी दिखाते हैं। हम जो है वो अगर किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो वहाँ पे भी हमारी यही डिमांड होती है कि जल्दी से हमें ठीक कर दिया जाए, कोई ऐसा ट्रीटमेंट बता दें, जादू हो जाए। ये जो सोच का पैटर्न है हमारे मुख्तलिफ शोबाजात में किस तरह से असरअंदाज हो रहा है, इस पर अब हम डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और इसके लिए बेसिकली सोल्यूशंस क्या हैं, क्यों हम ये डिमांड करते हैं कि मुझे वेट गेन करना है तो कोई जल्दी हल चाहिए, मुझे वेट लॉस करना है तो फिर मुझे उसके लिए भी कोई जल्दी से ट्रीटमेंट चाहिए। इसके ऊपर हमने डिस्कशन की और सोल्यूशंस क्या हैं वो अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हुमा से डिस्कशन करेंगे। हुमा, जैसे कि हमने अपने बाकी मेहमानों से भी उनके प्रोफेशन के मुताबिक जल्दबाजी के नुकसान डिस्कस किए, तो ये बताएं कि आपके प्रोफेशन में जल्दबाजी में फ़ैसला ले लेना और एक परसेप्शन कायम कर लेना थोड़े से एविडेंस देख के, ये किस कदर आपकी जो है वो एफिशिएंसी को मुतासर करता है किसी भी लॉयर के लिए? देखिए बेसिकली हर चीज़ में वही ना तहम्मुल मिजाजी और सब्र, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को हासिल करने का एक तरीका होता है। जैसे अब हमारे प्रोफेशन में पहले आप लॉ ग्रेजुएट होंगे, लॉ की डिग्री लेकर आएंगे, फिर 6 मंथ्स इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद आप लाइसेंस लेंगे, फिर 2 इयर्स के बाद आप हाई कोर्ट का लाइसेंस लेंगे, फिर 7 इयर्स के बाद आप जाके सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लेंगे। अब एक बच्चा जो है वो आज आता है और आते ही वो कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बन जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल उसको वो 8, 9, 10 साल का जो अरसा है वो गुजारना पड़ेगा। उसके बाद जाके फिर देखें वकालत जो है इसमें ये कि बहुत ज़्यादा आपको इत्मीनान और सब्र
मैं कहती हूँ इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखें हमारा टोटली इंडिपेंडेंट काम होता है, ठीक है। आप आते हैं, मेहनत करते हैं, सीनियर से सीखते हैं, जो चीज़ हम पढ़ के आए होते हैं और प्रैक्टिकल फील्ड में टोटली डिफरेंट होती है, ठीक हो गया। उसको फिर हमने जाहिर बात है पढ़ेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, केसेस आप अपने करेंगे, और फिर शुरू में नए बच्चों पे लोग ट्रस्ट भी नहीं करते। क्लाइंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे लिए कोई सीनियर लॉयर हो जो हमारा केस ख़राब नहीं हो, तो इसलिए फिर वो आपको उस स्टेज तक पहुंचने के लिए भी सब्र और इत्मीनान से बिल्कुल काम लेना पड़ता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी स्टेज पर, अब आते ही आप कहें कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए या मेरा बहुत बड़ा नाम बन जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। सही, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपने केसेस को टाइम देना, और पंक्चुअलिटी हमारे प्रोफेशन में बहुत मस्त है। 8 बजे कोर्ट की टाइमिंग है तो आपको आधा घंटा पहले अपने चैम्बर में होना चाहिए, ताकि आपके क्लाइंट्स आएँ तो उनको आप मौजूद मिले वहाँ पे। ये नहीं कि आप घर पे हों और क्लाइंट्स जो हैं वहाँ पे जलीलो ख्वार हो रहे हो, तो ऐसा भी नहीं। और इस तरह क्लाइंट्स की भी मैं बात करूँ तो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं जी ये आज हमारे पास केस लेकर आए, तो वो कहते हैं आज ही बस इसको खत्म, इसका फैसला सुना दे, जो हमने सोच लिया है वो हल कर दें। तो वो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जब तक अडॉप्ट नहीं होगा तो उसका फैसला कैसे हो जाएगा। अब एक औरत अगर खुला लेने के लिए आई है, वो कहती है कि मुझे आज ही खुला दिलवा दें, ये महीने में आप करवा दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक वो प्रॉपर केस फाइल नहीं होगा, नोटिसेस नहीं होंगे, दोनों पार्टीज अपेयर नहीं होंगी, अगर नहीं भी होती तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर जाके कोर्ट उसका कोई डिसीजन करेगी ना एविडेंस लेने के बाद। तो इसमें भी वो ये है कि सब्र बहुत ज़रूरी है, जल्दबाजी से कोई जो है वो काम जो है, लाइफ जो है ना वो एक स्मूथ रोड नहीं है, तो इसके लिए हमें जो है वो सब्र, इत्मीनान, और वो जब तक हम नहीं अपनाएंगे तो हमारी लाइफ में कोई चीज़ भी स्मूथ नहीं हो बिल्कुल ऐसे ही। और फिर कहीं ना कहीं ये ब्लेम भी सामने आता है कि ये लॉयर तो शायद वो केस नहीं डील करना चाह रहा, या बार बार हेयरिंग्स हो रही हैं, हेयरिंग पे हेयरिंग हो रही है, शायद ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, ये भी बहुत कुछ सुनने को मिलता होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि देखें समटाइम ये कि जज ही छुट्टी पर है, स्ट्राइक कॉल हो गई है, तो वो उस वजह से भी कुछ चीज़ें डिले होती है। लेकिन अब एक जो प्रोसीजर में लिखा है कि आपने 3 नोटिसेस करवाने हैं, तो वो 1 महीने का टाइम है या 15 दिन का टाइम है, तो वो जज ने तो उसके अकॉर्डिंगली डेट डालनी है। अब ये तो नहीं है कि अब, और देखें एक जज के पास कितने केसेस होते हैं, ठीक है। अब एक क्लाइंट जो होता है ना उसको होता है कि मेरा ही केस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होता, तो वो जज के पास तो 100 केस लगे होते हैं, तो इसलिए उसके लिए सब बराबर है। तो वो हमारे अंदर एक वो जल्दबाजी, बेसब्री, ये जो चीज़ें आ गई हैं, तो वो फिर उस वजह से भी लोग जो वरिड हो जाते हैं, वो कहते हैं हमारा काम नहीं हो रहा, शायद बहुत देर हो गई है। जमानत पे आते हैं तो वो कहते हैं जी क्राइम करके आए होते हैं, और वो कहते हैं बस आज ही बंदे को बाहर निकलवा दें, आज ही बेल करवा दें उसकी, तो उसका भी प्रॉपर प्रोसीजर है। जब तक वो अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो बेल पे बाहर नहीं आ सकता, वो बाहर नहीं निकल सकता। तो वो भी यही है कि एक क्रिमिनल है, हार्डेड ऑफेंडर है, वो किसने क्राइम कमिट किया तो कोर्ट भी देखेगी, उसके अकॉर्डिंगली काम होगा। अब वो कहते हैं वकील हायर कर लिया तो बस ये हमारा काम फटाफट हो जाए, आज के आज ही हो जाए, क्योंकि हम आज आए और हमें बार बार ना आना पड़े, बार बार मेहनत ना करनी पड़े। तो हुमा, ये तो आदात जिस तरह की हमारी तीनों मेहमानों ने डिस्कस किया कि ये तो आदात हमारे अंदर हैं, कुछ फितरत का हिस्सा भी है। अब इनके लिए सॉल्यूशंस क्या हैं, ट्रीटमेंट्स क्या हैं, अवेयरनेस इसमें किस तरह से क्रिएट की जा सकती है कि हमें सब्र करना है, तहम्मुल मिजाजी अपनानी है? देखिए मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि बेसिकली इस्लाम से, दीन से दूरी जो है ना, वो हमारे जो ज़िंदगियों में ये जो बेसब्री और बेइत्मीनानी पैदा होगी, उसका जो है वो एक बहुत बड़ा है वजह बनी हुई है। तो बेसिकली सब्र, इन्नल्लाह मास साबिरीन, ये कहा गया है, ठीक है। हम अगर अपने दीन के मुताबिक चलें तो सब्र करें, तो सब्र का जो आराम से किए गए फैसले हैं, जल्दबाजी में किए गए फैसले पे हमें खुद पछताना पड़ता है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिस पे हमें दिन में कुछ दिन पछताना पड़ता है, कुछ फैसलों पे हमें हफ्तों पछताना पड़ता है, या जिस तरह किसी हुक्मरान का, किसी लीडर का फैसला, उस पर नस्लों को पछताना पड़ता है, कौमों को पछताना पड़ता है। तो जल्दबाजी में गलत फैसले जो करने से बेहतर है कि आप सोच समझ कर इनोवेटिव और रैशनल किस्म के फैसले करें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने की है। डॉक्टर सादिया, आप क्या सजेस्ट करेंगी, किस तरह से हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि हमने जल्दबाजी नहीं डिमांड करनी, हमने ये देखना है कि जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो रिलायबल है या नहीं?
बिल्कुल मैं देखिए सबसे ज़रूरी बात जिसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ठहराव लाना जो है ना, हम मेरे ख्याल एज अ शहरी एज अ नेशन हमें ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। हम जहाँ भी देखें वो जल्दबाजी की कहानी हमें हर जगह नज़र आती है, हर प्रोफेशन में, बिल्कुल हर जगह पे है। तो आई थिंक ठहराव जो है वो लाना बहुत ज़रूरी है। ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोच के पॉजिटिव होके सोचना जो है ना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आ गई कि हम पे ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं कि अच्छा ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा सही नहीं है। ये सब चीज़ें जो है ना इसको हमने अपने पीछे डालना है। और जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन का ज़माना है, नया दौर है, इसमें अपने आप को एजुकेट करें। जिस तरह मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं अक्सर डॉक्टर्स होते हैं कि वो बीमारी के बारे में नहीं बताते या डायग्नोसिस नहीं बताते, जानबूझ के वो छुपा जाते हैं। लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि देखिए जी ये आपका डायग्नोज है, ये मैं लिख के दे रही हूँ, आप प्लीज़ घर जाएँ और इसके बारे में पढ़ें कि लोगों ने इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो आपको जब तक आपको समझ आएगी अपनी बीमारी की, तभी हम मिलके कोऑर्डिनेट करके आपका इलाज जो है उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एजुकेट होना, अपने आप को अवेयर करना अपनी बीमारी के बारे में, उसमें अगेन कि हमने क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ों से परहेज़ करना है, ये भी मेडिसिन में बहुत ज़रूरी आ जाता है। तो ये आगाही जो है पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगेन चीज़ों को ख़ासतौर पर मेडिसिन में दवाइयों को टाइम देना होता है। और अगेन हमारे जो तरीका इलाज है उसमें सिर्फ दवाइयाँ नहीं होती हैं। मैं भी बात कर रही थी कि हड्डियों के, जोड़ों के जो मसाइल होते हैं, इसमें हमारे एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसको कम करना, ये चीज़ें सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल, और ये साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल, ऐसे कम्बिनेशन होता है। पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आपका जो इलाज है वो कम्बिनेशन है, दवाइयाँ, एक्सरसाइज और बाकी सब चीज़ों को, और अगेन अपने आप को पॉजिटिव भी रखना है कि जी हम बेहतर हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मिला के आपको एक बेहतरी की तरफ लेकर जाती हैं। बिल्कुल, और यही बेहतरी हमने अपनानी है, यही इम्प्रूवमेंट हमने लानी है अपनी सोच में, अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में, और ये देखना है कि हम इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। फातिमा, आप क्या सजेस्ट करेंगी? हुमा, बिल्कुल आई थिंक दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि इंसान को रियलिस्टिक होना चाहिए और रियलिस्टिक गोल्स सेट करने चाहिए। उससे इंसान रियलिटी के करीब नज़दीक रहता है और उसको पता होता है कि हाँ ठीक है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग ना बहुत दूर की सोच रखते हैं, हमें शॉर्ट टर्म गोल्स रखने चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जितना शॉर्ट टर्म गोल होगा उतनी जल्दी अचीव होगा, और जितनी जल्दी अचीव होगा हमें उतनी मोटिवेशन होगी अगले गोल और उसकी खुशी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। फातिमा, कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के दो टॉपिक्स जिन पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है जल्दबाजी के हवाले से। जल्दबाजी के नुकसानात क्या है, कैसे ये फैसला साजी और हमारी कारकर्दगी को मुतासर करती है, वो हमने जाना। अब हमने जल्दबाजी से निमटना कैसे, उसके लिए सॉल्यूशंस और सजेशंस पर हम डिस्कशन करते ब्रेक पे जाने से कबल उसी को कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से भी आपको बताएं कि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की अहमियत को उजागर करेंगे कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना कैसे सकते हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और कितना ज़रूरी है कि हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। इसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर सकती हैं, हेल्दी कर सकती हैं। और इसका मकसद क्या है कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकें जिसमें हमारे लिए खुशियाँ हों, जिसमें हमारे लिए सुकून हो और हमारा ही भला हो। ब्रेक पे जाने से कबल जो है वो हम इसी हवाले से डिस्कशन भी कर रहे थे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं उनमें हुमा आतिफ हैं, डॉक्टर सादिया रियाज हैं और फातिमा खान हैं, जिनसे इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड और उनके प्रोफेशन से रिलेटेड भी हम जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरह से पेशेंट्स जो है वो डिमांड करते हैं कि हमने जल्दबाजी में मुब्तला हैं हम, और हमें जल्दी से एक जादू कर दें, एक टैबलेट दे दें और हम ठीक हो जाएं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स डिमांड करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स जो ये कह रहे होते हैं कि हमने जो है वो, ये हमारा टारगेटेड वेट है, टारगेटेड टाइम है, अब हमें ये ऐसे सप्लीमेंट्स सजेस्ट कर दिए जाएँ,
ऐसे पाउडर सजेस्ट कर दिए जाएं कि जादू हो जाए और हमारा वेट गेन हो जाए या वेट लूज़ हो जाए। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स जिनके हवाले से हमने ये भी जाना कि जब वो किसी मुश्किल में फंसते हैं, जब किसी ऐसे जो है वो मुसीबत उनके ऊपर आ जाती है, किसी ऐसे नुकसान को फेस कर रहे होते हैं कि उनको माहिर कानून की जो है कंसल्टेशन चाहिए होती है, वहाँ पे भी उनकी ये डिमांड होती है आज एक जो है मेरा मसला है इसको हल कर दें, छोटी सी बात है, एक ही हेयरिंग में ये मसला हल हो जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे तीनों मेहमान फेस करते हैं और इसके लिए सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि है सब्र, तहम्मुल, मिजाजी और बर्दाश्त। फातिमा, जो बात हम ब्रेक पे जाने से कबल कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि आप उसी को कंटिन्यू करें। आप सजेशंस दे रही थी कि हमने जल्दबाजी से काम नहीं लेना, बल्कि हमने जो है वो तहम्मुल मिजाजी अपनानी, और ये रिलेट करता है हमारे दूसरे टॉपिक से भी कि हमने अपने लाइफस्टाइल पर गौर करना है कि वहाँ कितनी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। बिल्कुल, मैंने हुमा बोला कि इंसान को ना अपने लिए शॉर्ट टर्म गोल्स और रियलिस्टिक गोल्स सेट करने चाहिए। क्योंकि जब उसको किसी एक चीज़ का फल मिलता है या किसी चीज़ का एक सिला मिलता है तो फिर उसको और एक तरह से मोटिवेशन मिलती है, एक तरह से एक उम्मीद नज़र आती है कि हाँ अगर मैंने इतना कर लिया है तो मैं और भी कर सकता हूँ। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि जो भी इंसान किसी एक इंसान से डील कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा पेशेंट मेरे पास आया है और मुझसे कह रहा है कि क्या ये आप कर सकती हैं, तो मुझे उसे पहले ही कह देना चाहिए नहीं। कोई एक उम्मीद देना या कहना हो जाएगा, या इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप किसी इंसान को एक उम्मीद दे दो ना कि ये हो जाएगा, तो फिर वो इंसान सोचने लगता है कोई और नहीं कर सकता, मैं तो 15 दिन में तुम्हारा ये मसला हल कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस आप करो, किसी को झूठी उम्मीदें दो सिर्फ अपना पेशेंट बनाने के लिए, अपना मतलब फ़ायदे के लिए, ये भी बहुत गलत है और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है अगर वो ऐसा करे तो। बिल्कुल, ये सोच भी हमने डेवलप करनी है कि हम दूसरों के लिए भलाई सोचें, दूसरों को अच्छे मशवरे दें। हुमा, आज का दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाना क्यों ज़रूरी है आपकी नज़र में? देखिए, मुझे लगता है कि अब आजकल का जो दौर है ना, मशीनी दौर हो गया है। हर चीज़ जो है वो मशीनों से रिलेट कर दी गई है। हम इस वजह से बहुत ज़्यादा सहल पसंद हो गए और बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। हम वेट गेन भी करते हैं, हम बीमार भी होते हैं। और पहले अगर वक्तों में देखा जाए, लोग सुबह सुबह उठते थे, अब हम उठते हैं लेकिन हम अपनी उन चीज़ों में इतने बिजी होते हैं, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, तो हम मेरे ख्याल से हमें सूरज को देखने का टाइम भी नहीं होता। बिल्कुल, तो वो इन बहुत सारे लोग तो नाश्ता भी नहीं करके जाते। हम कंटिन्यू करते हैं। याहिया ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम, तमाम मौजूद खवातीन को सलाम हो। और यकीन से आपके एक माशाल्लाह लॉयर ने भी बताया, आपके डॉक्टर ने बताया और आपके पीडिशियन ने भी बताया। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाकई हम लोग बहुत जल्दबाजी, और जल्दबाजी में किए हुए फैसले जो है ना कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होते। अब इन्होंने जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं खुद भी डॉक्टर, मेरा एक फैमिली डॉक्टर, मैं उनके पास जाता हूँ, लेकिन डॉक्टर जो होता है वो कोई उसके पास जादू की छड़ी तो होती नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं फौरी तौर पर इलाज, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए वक्त दरकार होता है, और ट्रस्ट जो है ना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी लॉयर के पास जा रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जिसके भी पास जा रहे हैं, तो आप एक ट्रस्ट के साथ जाएं कि वो आपका इलाज सही करेगा। इनकेस अगर कभी कोई चीज 19-20 हो भी जाती है तो वो उसकी अल्टरनेट दे देते हैं, लेकिन आप जो दर की ठोकरें खाते हैं ना, वो कभी भी सही फैसले नहीं करते। यदि मैं तो कायदेदान की मिसाल दूंगा कि आप अपने फर्म डिसीजन में उस वक्त ले सकते हैं जब आपको पुख्ता यकीन हो। तो मेरा कहना है कि जो भी आप फैसले करते हैं जल्दबाजी में नहीं करें और लॉन्ग टर्म फैसले करें। क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट्स बैठे हुए, मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा, आजकल के दौर के अंदर हम लोग बच्चे हो, आपने तालीम की बात की, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद भी बच्चे शॉर्टकट हासिल करना चाहते हैं, वो शऊर नहीं होता। तो अब जैसे मेरे बच्चे हैं या कोई भी है, वो फौरी रिजल्ट चाहते हैं। तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप ये बताइए कि हम अपने बच्चों को कैसे एजुकेट कर सकते हैं। मैं हमेशा यही क्वेश्चन करता हूँ कि बच्चों को आजकल समझाना, जाहिर बात है बड़े बच्चे पढ़े लिखे ज्यादा हो चुके हैं और समझदार भी हो चुके हैं, तो हम उनको कैसे सस्टेन करवा सकते हैं कि भाई आप इंतजार करें, स्टेप बाय स्टेप चलें तो आपके अच्छे फैसले हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया याहिया पार्टिसिपेट करने का, और आपने बहुत अहम नुक्ते की जानिब इशारा किया है जिसके हवाले से तीनों मेहमानों से डिस्कशन करेंगे। हुमा, आप अपनी बात को मुकम्मल कीजिए। और याहिया ने जो सवाल किया है कि बच्चों की तरबियत में हम ये किस तरह से इनकलकेट कर सकते हैं कि थोड़ी सी सब्र, थोड़ी सी बर्दाश्त करें। वो भी ओवरनाइट बिलियनियर बनना चाहते हैं कि बस आज डिग्री आई, कल जॉब होगी और परसों हम जो है सक्सेसफुल कहलाएंगे। बेसिकली हमारे जो इंस्टीट्यूशन है ना, कहीं उनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। हम बच्चों को एजुकेशन तो दे रहे हैं लेकिन उनके पास गोल्स नहीं है। हम उन्हें गोल्स नहीं दे रहे, उनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है, उनको पता नहीं है कि हमने करना क्या है। तालीम अगर तहजीब के दायरे से गुजार कर एक महज़िब शहरी नहीं बनाती ना आपको,
तो उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही हम सिग्नल पे रुके हुए हैं, जैसे सिग्नल खुलता है हमारे अंदर इतना सब्र नहीं होता कि भाई अगली गाड़ी चलेगी तो पीछे वाली चलेगी, हम हॉर्न्स देना शुरू कर देते हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये हमें हमारे घर के अंदर पेरेंट्स को अपने बच्चों को जो है एजुकेट करना चाहिए। हमें उनके सामने खुद ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। हमारा हम पेरेंट्स और बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होने चाहिए। हमारी जो टीचर्स हैं वो बच्चों के रोल मॉडल होने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें ये नहीं कि हम बच्चे को पढ़ा दें और ख़ुद हम वही काम कर रहे हैं और बच्चे को तो आप एजुकेशन दें कि नहीं बेटा सब्र से काम लो, हो जाएगा तो और ख़ुद आप जल्दबाजी बिल्कुल ऐसे। साथ ही साथ बच्चों को ये भी कह रही हूँ कि देखो हमने तुम्हें इतना ज़्यादा पढ़ाया है लिखाया है, फ़ौरन से अब हमें रिटर्न चाहिए, फ़ौरन से तुम कामयाबी की तरफ जाओ। डॉक्टर साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पेरेंट्स की जानिब से इनकलकेट की जा रही होती है, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि याहिया ने भी मेंशन किया। बात करें कि तरबियत जो है बच्चों की ये बहुत ज़रूरी है। घर में ख़ासतौर पे घर के अंदर का माहौल जो है वो उनका इस तरह से होना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि कुछ चीज़ों में आपको टाइम लगेगा, आप वेट करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो। ये नहीं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों की आदत होती है कि वो ज़िद कर रही हैं, ठीक है अगर उनकी जायज़ ज़िद है आप उसको दिलाना चाह रही हैं, लेकिन फिर भी आप बच्चे को एहसास ज़रूर दिलाएं कि ठीक है पूरा होगा लेकिन एक टाइम के साथ। आई थिंक यहाँ पे पेरेंटिंग और तरबियत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि आप अगेन बच्चों के लिए भी कुछ गोल सेट करें कि ठीक है तुमने ये गोल किया, या फॉर एग्जांपल तुमने अपनी अच्छे मार्क्स लिए, अपनी अच्छी पढ़ाई की है, अपना अच्छा वो किया, या किसी गेम में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद तुम्हारा ये इनाम जो है वो ये है, लेकिन आफ्टर दिस एफर्ट, ये नहीं कि फ़ौरन से मिल जाएगा। तो आई थिंक ये छोटी छोटी टिप्स अगर बच्चों की तरबियत में हम शामिल करते जाएँ तो आगे जाके बिल्कुल और उनका लाइफस्टाइल भी हम बेहतर बना सकते हैं। तो फातिमा आप क्या सजेस्ट करेंगी, जैसे याहिया ने कहा कि पेरेंटिंग को हमने बेहतर बनाना है, कोई एक इंस्टिंक्ट क्या शामिल कर सकते हैं? सबसे पहले जो माँ बाप करते हैं ना औलाद वही करती है। अगर माँ बाप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो बच्चे भी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जो पेरेंट्स कर रहे हैं इसको हम जरा इन डिटेल जो है डिस्कस करेंगे आपसे, चूंकि मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे, फातिमा से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि पेरेंट्स किस तरह से खुद को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि उनकी औलाद भी जो है वो अच्छा लाइफस्टाइल अपना सके। कंटिन्यू करते हैं इस ब्रेक के बाद। सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद। सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को अपनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मुतवाज़िन खुराक का इस्तेमाल करें, और ये हम किस तरह से कर सकते हैं, इस प्रैक्टिस को अपनी डेली रूटीन में कैसे शामिल कर सकते हैं, इसमें पेरेंटिंग का क्या किरदार है, इस पर हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से कबल फातिमा से। फातिमा, जहाँ पेरेंटिंग में हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों के लिए ट्रेन करने के लिए या पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं तो बच्चे फॉलो करते हैं, इस चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं, वहीं अच्छी और मयारी खुराक का इस्तेमाल भी पेरेंट्स की जानिब से होना चाहिए कि हम बच्चे की पसंद नापसंद ना देखें, जो उसके लिए बेहतर है, जो उसके लिए हेल्दी है, उसको वो खिलाएं, वो पिलाएं। क्या कहेंगी? बिल्कुल, हमारा जैसे ही बच्चा अपनी इजाफी ग़िज़ा शुरू करता है तब से ही माँ का ये एक तरह से माँ का ही फ़र्ज़ है कि वो जो अपने बच्चे को खिलाएगी ना उसका बच्चा वही खिलाएगा। एक 6 माह के बच्चे को नहीं पता कि मीठा क्या है, नमकीन क्या है, मिर्चे क्या है, उसको नहीं पता, उसको आप जो खिलाएंगी वो वही खाएगा। अगर माँ ही उसके बचपन से उसको सिरेलैक पे डाल देगी या ऐसी खुराक पे डाल देगी जो आर्टिफिशियल है, सही, जो माँ के लिए आसान हो, जिसमें माँ की आसानी हो, तो जाहिर सी बात है बच्चे को बचपन से ही एक ऐसी आदत पड़ जाएगी जिसमें वो ऐसी ग़िज़ा पे डिपेंडेंट हो जाएगा जो कि आसानी से मुयस्सर हो, ज़्यादा ऑर्गेनिक नहीं है, जिसमें माँ भी मेहनत नहीं कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड हैं, बिल्कुल उसमें फ्लेवर्स वगैरह ऐड हों। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, मैं अगर आज भी किसी स्कूल में चली जाऊँ और हर बच्चे को बोलूँ ना अपना टिफ़िन खोलें तो 10 के डब्बे में नगेट्स होंगे, 10 के डब्बे में फ्राइज़ होंगे, मतलब मुझे नहीं और शायद किसी के डब्बे में भी एक भी फ्रूट ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है, और हमारे यहाँ अब जो बच्चे को खिलाया जाएगा, जो बच्चे को दिया जाएगा वो वही खाएगा। अच्छा, माएँ भी अपनी बच्चों की फूड चॉइसेस के आगे घुटने टेक देती हैं कि हमारे बच्चे नहीं खाते
तो वो कुछ तो खाएंगे इस बहाने, तो वो जो खाते हैं हम उनको वही दें। नहीं, आदत तोड़नी होती है, और जाहिर सी बात है कोई भी आदत एक दिन में या 2 दिन में नहीं टूटती। सही। लेकिन जितनी जल्दी आप अपने बच्चे की बुरी ईटिंग हैबिट्स को ख़त्म कर दें, उतनी जल्दी उसको आप हेल्दी ईटिंग की ये तरफ हो ले जा कैसे सकते हैं। सकती हैं? क्योंकि वही पसंद नापसंद का फैक्टर कि हमने देखे भी देखा, अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा फोर्स किया, लेकिन वो खाना नहीं खाता क्योंकि उसकी पसंद की सब्ज़ी नहीं है, वो सब्जियां पसंद नहीं करता, उसे तो चिकन चाहिए, उसे तो फ्राइड नगेट्स चाहिए, उसे तो सारे ऐसी आइटम्स चाहिए जो कि बाहर से मिलती हैं। यही तो बात है। अब देखें, माँ को अपना दिल थोड़ा सख्त करना होता है। ना खाए, नहीं मरेगा आपका बेटा या आपकी बेटी एक दिन में ना खा के। और इंसान की फितरत है, जब इंसान को भूख लगेगी तो इंसान खाएगा, जो उसके सामने होगा वो वही खाएगा। क्योंकि सही, जब तक इंसान को उतनी भूख ना लगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी माएँ कहती हैं कि हमारा बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं करता, इसलिए हमने उसको बॉटल फीड पे डाल दिया है। इसमें 2 चीज़ें, एक माँ में भी वो पेशेंस नहीं है कि वो उसको ब्रेस्ट फीड कराए, वो टाइम निकाले, और एक आपने बेबी को एक ईजियर ऑप्शन दे दिया है, तो ऑब्वियसली वो ईजियर ऑप्शन को ही चूज़ करेगा ना। क्योंकि ऑप्शंस आप प्रोवाइड करें, आपको बदलना है। हुमा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत जो है वो डिस्टर्ब हैं, हमारी रूटीन बैलेंस नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल उस तरह से मैनेज नहीं हो पा रहा जैसे कि होना चाहिए। इसमें ये कहा जाता है कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो भी अक्सर ये दिखाई देती हैं कि वो ब्रेकफास्ट स्किप कर रही हैं, उन्हें नहीं पता लंच टाइम हो रहा है तो उन्होंने लंच में क्या खाना है क्या नहीं करना। आप किस तरह से ख्याल रखती हैं अपनी खुराक का? बिल्कुल ऐसे होता है कि आप लोग, आप हैं, हम हैं, जो भी वर्किंग लेडीज़ हैं, मॉर्निंग में इतनी हैपहैज़र्ड में हम लोग अपने काम कर रहे हैं, बच्चों को भी देखना है, उनके लंच भी रेडी करना है, उन्हें स्कूल भी ड्रॉप करना है, आपने अपने काम पे भी टाइम पे पहुंचना है, तो हम कहीं ना कहीं अपनी ज़ात को पीछे छोड़ देते हैं। तो हम कहते हैं खैर है कोई नहीं, चले ब्रेकफास्ट रहने देते हैं, फिर कामों में बिजी हो जाते हैं, लंच का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी जो लाइफ को एक अनहेल्दी लाइफ में जो है वो चेंज कर देते हैं। तो फिर उससे ये है कि उसके नुकसानात फिर हमारी अपनी लाइफ पे, कभी आपको कहीं दर्द होगा, कुछ होगा, आप लेथार्जिक फील करेंगे, आप खुद थके थके रहेंगे। तो इसलिए पूरा दिन कुछ नहीं खाया, एट द एंड खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं कर रहा, फिर या अनहेल्दी खाना ले लेंगे। ज़ाहिर बात है आपको जो भी मिला बाज़ार से फास्ट फूड ले लेंगे, जो है वो खा लेंगे कि चलो थके हुए हैं, घर जाने से पहले कुछ खा लें। तो वो सब, ये सब अनहेल्दी जो हम ले रहे हैं, तो जो हम अनहेल्दी अपनी लाइफ रूटीन बना लेंगे वो हमारे लिए आगे जाके हम भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और अगर देखा जाए तो उससे हमारे बच्चे, हमारी फैमिली सब उससे मुतासिर होगा। क्योंकि जो फीमेल होती है वो एक घर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिस्टर, जिस तरह भी देखा जाए, क्योंकि उसने घर को चलाना है। अब बीइंग अ मदर अगर देखा जाए तो अगर माँ ही अनहेल्दी है, माँ की सेहत अच्छी नहीं है, तो अपने घर को, अपने बच्चों को प्रॉपरली लुक आफ्टर नहीं कर सकेगी, वो घर को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकेगी, ना अपना काम प्रॉपरली वो कर सकेगी। तो मेरे ख्याल से सुबह आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट भी करना चाहिए टाइम पे प्रॉपर, अगर आप नहीं लंच कर सकते फ्रूट ले लेना चाहिए, कुछ इस तरह के आपकी। और फिर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते और रात में हम ज़्यादा खा लेते हैं, अनहेल्दी खा लेते हैं, तो वो भी आपके लिए रूटीन के लिए कभी हुआ ऐसा होता है कि आप किसी केस में इतना ज़्यादा परेशान हैं, इतना ज़्यादा फंसी हुई अपने काम में कि आप भी ज़रा जो है वो निगलेक्ट कर देती हैं कि ठीक है खा लेंगे, बाद में देखा जाएगा, अभी जो टाइम है मुझे यहाँ पे फोकस करना है, अभी मैं खा पी नहीं सकती, या मुझे इतनी टेंशन है कि मुझे भूख नहीं लग रही? बिल्कुल ऐसे होता है। अच्छा, आप यकीन करें कि मैं भी पहले ब्रेकफास्ट नहीं करती होती थी, अभी थोड़ा अर्सा पहले मुझे खुद टाइफाइड हुआ है तो अब मुझे ब्रेकफास्ट करने की आदत पड़ी है। सही। तो वो इंसान सीखता है। बिल्कुल ऐसे तो और काम, हमारी रूटीन तो इतनी ज़्यादा होती है कि हमारा वो मतलब 3:30 तक टाइमिंग है, और आपको नहीं पता कि किस टाइम पे आपने किस कोर्ट में जाना है। 11 बजे का टाइम हो गया, 12 बजे का टाइम हो गया, तो हम जाते हैं तो लंच का तो वो हमारा कॉन्सेप्ट ख़त्म ही हो गया वह एक तरह से। लेकिन अब रूटीन थोड़ी सी इस तरह से सेट की है कि एटलीस्ट आप लंच नहीं कर पाते तो फ्रूट्स ले लें, सैलेड ले लें। तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साथ बनाकर ले जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे अनहेल्दी फूड खाने से बेहतर है कि आपके साथ होगा तो फिर भी बंदा खा लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो हमारी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर बना सकती है, और जब हम अच्छा और मयारी खाएंगे तो डेफिनेटली हमारे बच्चों को भी वही आदत होगी। इन आदत को हमने कैसे बदलना है, क्योंकि जब तक हम नुकसानात को डिस्कस नहीं करेंगे कि जब हमारी आदतें ख़राब हो रही हैं, हम मुतवाज़िन खुराक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो उससे हम जो नुकसान उठा रहे हैं हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, ताकि फिर अल्टीमेटली हमें ये एहसास पैदा हो कि हमने ख़ुद को बदलना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर हम चेंज नहीं करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे डॉक्टर सादिया से। एक ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं।
जी वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के लिए मतवाज़न खुराक का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, इसको हम डिस्कस कर रहे थे और ख़वातीन के हवाले से बात हुई थी ब्रेक पे जाने से कबल। डॉक्टर सादिया से डिस्कशन करते हैं। डॉक्टर सादिया, जैसे कि अभी हमारी पहली बात हो रही थी हुमा से कि ख़वातीन जो हैं और ख़ास तौर पर प्रोफेशनल लेडीज़ जो हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, वो अपनी खुराक का उस तरह से ख्याल नहीं रखती जैसे कि रखना चाहिए। क्या यही वजह है कि ख़वातीन में हम जोड़ों और पट्ठों के मसाइल जो हैं वो अमूमी तौर पर ज़्यादा देखते हैं? हाँ, देखिए इसको कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं कि मसाइल ख़वातीन में ज़्यादा इस हवाले से हो रही हैं। जैसे कि कोई लेडीज़ मेरे पास आती हैं कमर के दर्द या गर्दन के दर्द के साथ या मस्कुलर पेन के साथ आ रही होती हैं, और उनसे जब भी सवाल करो तो उनका जवाब अपनी डाइट के हवाले से काफ़ी लापरवाह सा ही होता है। सही। तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि देखिए आपकी हड्डियाँ जो हैं वो तेज़ी से कमज़ोर हो रही हैं, आपको ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का भुरभुरापन जो है वो हो रहा है। इसकी वजह जो है यही है कि देखें आपने प्रेगनेंसीज़ की, आपने ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को की, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां और जोड़ कमज़ोर हो गए हैं। आप आर्थराइटिस की तरफ जो है वो जल्दी जो है वो जा रहे हैं। पेशेंट्स का बड़ा कॉमन सवाल होता है, डॉक्टर साहब परहेज़ बता दें क्या करना है, परहेज़ बता दें क्या करना है। इनमें जो भी पेशेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं हड्डियों और जोड़ों के हवाले से, उसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। मैं जो कहती हूँ ऑब्वियसली एक्सपर्ट ओपिनियन या डाइटिशियन की एक ओपिनियन बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, लेकिन सिंपल चीज़ें यही होती हैं कि अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, अगर दूध से इंटॉलरेंट हैं तो उसकी जगह लस्सी या चीज़ का इस्तेमाल करें, और फ्रेश ग़िज़ा, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, प्रोसेस फूड, डब्बों के फूड, इन चीज़ों से आप परहेज़ करें। तो अगर अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा आप सिंपल कर लेंगे और हेल्दी कर लेंगे तो ये आगे जाके आपकी हड्डियों को ज़ाहिर फ़ायदा ही देंगे। बिल्कुल ऐसा है, बजाय कि हम खुद से नुकसानात फेस करें और आज हमारा इंटेक ऐसा हो, आज हमारी ईटिंग हैबिट्स ऐसे हों कि जो आने वाले वक्त के लिए नुकसानदेह हो, उनको हमने कंट्रोल करना है। तो फातिमा, कौन से एसेंशियल्स जो हैं खुराक में शामिल करना ज़रूरी है अगर इस मौसम के हवाले से बात की जाए तो? हुमा, मैं इसका एक ही जवाब देती हूँ कि तमाम ग़िज़ाएँ ज़रूरी होती हैं, ठीक है, जिसमें हम चाहे आप गोश्त बोलें, दालें बोलें, सब्ज़ी बोलें, फ्रूट बोलें, अनाज हो, चावल हो, कोई भी चीज़ हो, दूध, दही, कोई भी चीज़, उसको आप छोड़ नहीं सकते। और ना मैं कहूँगी कि आप छोड़ें। मौसम की निस्बत जो मौसमी फल होते हैं, जो मौसमी सब्ज़ियाँ होती हैं, उनका इस्तेमाल करें। गोश्त, अंडा, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। हर चीज़ खाएं, हर चीज़ कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं या फिर ज़रूरत से कम ना खाएं। किसी भी चीज़ को अपनी खुराक से एकदम निकाल ना दें। जिस तरह की डाइट्स वगैरह होती हैं जिसमें बिल्कुल भी रोटी का या चावल का इस्तेमाल नहीं होता, उन डाइट्स को फॉलो मत करें, उनके और नुकसानात होते हैं आपके जिस्म पर। हर चीज़ को मियाना रवी से इस्तेमाल करें, बिल्कुल, और एक बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें ताकि आपका वज़न, आपका कद, आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें एक बैलेंस डाइट से बहुत मुतासर होती हैं। और नौजवानों के हवाले से जैसे हम बात करते हैं तो आजकल हमारी यूथ में ये भी प्रॉब्लम है कि उनके कद नहीं बढ़े, या अक्सर हमारे नौजवान ये कंप्लेन करते दिखाई देते हैं। तो क्या इसका भी रीज़न यही है कि मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं? बिल्कुल। अगर आपको याद हो तो इमरान खान ने अपनी विनिंग स्पीच में ना 2 MRIs दिखाए थे, एक स्टंटेड बच्चे का दिखाया था और एक नॉन स्टंटेड बच्चे का। तो स्टंटिंग बेसिकली होता है कि वो नौजवान जो अपनी आइडियल हाइट तक नहीं पहुंच पाते ग़िज़ाई कमी की वजह से। सही। और पाकिस्तान में 40% जो आवाम है वो स्टंटेड है, मतलब वो अपनी आइडियल हाइट रीच नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रोटीन इनटेक है ना वो कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। जो उनकी, और प्रोटीन हमें किस चीज़ से मिलती है? हमें गोश्त, अंडा, मुर्गी, दाल, इन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलती है। तो प्रोटीन कम लेने की वजह से जो हमारी फ़िज़िकल एक ग्रोथ है, जितनी हमारी हाइट होनी चाहिए, हमारा वज़न होना चाहिए, वो पूरी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और यही जो है वो वालिदैन को भी समझना है, स्पेशली हमारी मदर्स को समझना है कि हम बच्चे की पसंद नापसंद को बहुत कंसीडर कर रहे होते हैं, और शायद हमें लग रहा होता है कि हमारा लाड प्यार उसके आने वाले वक्त के लिए बेहतर होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सख्ती करनी चाहिए खुराक के मामले में। हुमा, इसके लिए क्या कहेंगी कि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जो गैर मयारी खुराक हमारे यहाँ अवेलेबल है, हमारे होटल्स पे, रेस्टोरेंट्स में हम अक्सर इस तरह से ख़बरें भी सुनते हैं, या फिर घरों पे भी हमारी थोड़ी सी ऐसी आदत हो गई हैं कि हम कहते हैं रेडी टू ईट हो, रेडी टू कुक हो, आया वो नुकसान का सबब बन रही है या नहीं? कुछ पॉलिसीज़ बनानी भी ज़रूरी है।
बिल्कुल ऐसे, क्योंकि देखें मैं पहले भी जैसे मैंने इस टॉपिक को आपने जब स्टार्ट किया तो मैंने कहा था हम सहल पसंद हो गए हैं, तो हम वो इजी टू कुक वाली चीज़ें जो हैं वो रेडी फूड्स जो हैं वो ला के अपने फ्रिज में रख देते हैं। तो कोई मेहमान आया घर पे भी हम फटाफट आया जी, बच्चों को सुबह लंच भी देना है, नगेट्स फ्राई कर दिए, फ्रोज़न आइटम्स जो हैं वो निकाल के फ्राई करके तो उनको लंच बॉक्सेस में डाल के दे दी। तो बेसिकली हमें बच्चों को खुद हमें भी और बच्चों को हमें नेचुरल और हेल्दी फूड की तरफ लेकर जाना है, वेजिटेबल्स की तरफ, फ्रेश फ्रूट्स की तरफ, दूध की तरफ, अंडे, दही, सब ये चीज़ें जो बच्चे आजकल के बच्चे नापसंद करते हैं, उन्हें दूध पीने को कह दें तो वो कहते हैं हमें स्मेल आती है, हम नहीं पीते, या फिर ये भी कहा जाता है डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा हमें, ये बात है, वो नाक चढ़ाते हैं। तो मतलब ये इसलिए क्योंकि उनको ये हैबिट खत्म हो गई हुई है ना, हमने कहा अच्छा नहीं पीते तो चलें छोड़ो जी, बच्चा ये नहीं पीता, इसको इसकी ऑल्टरनेट कोई चीज़ देते। तो हमें वो सब चीज़ें बच्चों की लाइफ में खुद आहिस्ता आहिस्ता शामिल करनी चाहिए। अपने जो ज़िंदगी है, हमारे तर्ज़ ज़िंदगी है, उसको बेहतर करने के लिए एक्सरसाइज करें, अपनी रूटीन बेहतर करें, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उठें, बच्चों को थोड़ी सी एक्सरसाइज, अर्ली मॉर्निंग उठना, फ्रेश एयर में बच्चे निकलें, थोड़ी सी चहलकदमी करें, फ्रेश एयर लें। तो ये थोड़ी चीज़ें जो हैं वो हमें अपने लाइफस्टाइल में को चेंज करना चाहिए और इन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जो है बिल्कुल, जो कि हम सबके लिए ज़रूरी है। अगर हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कामयाबी के साथ गुजरे, तो थोड़ी सी मेहनत करनी है जिसका फल बहुत ही मीठा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुमा आप हमारे व्यूअर्स को? बस यही है कि हेल्दी जो है वो लाइफस्टाइल अपनाएं और ये जो जिस हम माशरे का हिस्सा बन गए हैं तो हमें अपना जो है वो रोल प्ले करना चाहिए हेल्दी जो है वो लाइफस्टाइल को अपनाने में। बिल्कुल, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सादिया, आपका क्या मैसेज है स्पेशली ख़वातीन के लिए? बिल्कुल, जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है और आपको कोई भी हड्डियों और जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो प्लीज़ उसका खुद से टोटके और ख़ुद से इलाज मत करें, एक मुस्तनद डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। बिल्कुल, और बाज़ औक़ात ये भी कहा जा रहा होता है कि हमें विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हम खुद से जो है सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेते हैं, ये भी नुकसान का सबब बिल्कुल नुकसानदेह है। और जहाँ तक जोड़ों का मामला है कि अगर आपके जोड़ों में कैसी बीमारी है कि वो ख़राब अगर हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए, तो वो रिवर्स नहीं होती, वापस नहीं होती। इसलिए इस मामले में लापरवाही, सुस्ती बिल्कुल मत करें। जोड़ों की बीमारियों का जल्दी इलाज करें। बिल्कुल, इलाज बहुत ज़रूरी है। फातिमा, आपका क्या पैगाम है? मेरा ये पैगाम है कि अपना ख्याल रखने के लिए किसी कानून के नाफिज का होने का इंतज़ार ना करें, अपना ख्याल रखें क्योंकि कोई और आपका ख्याल नहीं रखेगा। बिल्कुल नहीं रखेगा। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और हमें बताइएगा जितने भी सोल्यूशंस और सजेशंस यहाँ पर डिस्कस हुए वो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।